संतों को कैसे समझ आया उसने ज़िंदगी ढोई है और बहू ज़िंदगी जी रही है। जानते हैं इस कहानी में। नीना दूसरी बेटी की खबर सुन फूली नहीं समा रही थी। उसके मुंह पर एक गर्भवती वाला नूर साफ झलक रहा था। आज उसके किसी कारणवश चेकअप से उसे ये खबर मिली थी। दोनों पति पत्नी बातों में मग्न हो गए कि कैसे बड़ी बेटी रिया के स्कूल जाने को जापे के साथ साथ तालमेल बिठाएंगे। घर की देखभाल कौन करेगा और अस्पताल में नीना की देखभाल कौन करेगा। सहमति इस बात पर हुई कि अस्पताल में बहू नीना की माँ देखभाल करेंगी, क्योंकि उन्हें बाहर की दुनिया का हेरफेर है, और घर में कांता मेरी बड़ी बेटी जो देहात में रहती हैं संभाल लेंगी। परंतु दूसरी बेटी की खबर से संतों का मन विचलित हो रहा था। नीना ने तो दूसरा बच्चा सिर्फ 2 बच्चों का साथ अच्छा रहेगा समझकर किया था, ना कि बेटा और बेटी की सोच से। वो इस भेदभाव से परे थी। शायद उसने अपने घर में ऐसा ही देखा था। लेकिन संतो किसी कोने में पोते की दबी आस लिए बैठी थी। शुरू शुरू में वह नीना से बोल भी देती थी, मगर अब उसमें हिम्मत नहीं रही, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने ज़िंदगी ढोई है और बहू ज़िंदगी जी रही है। शुरू शुरू में संतो उलझ पड़ती थी, मगर सीधा सपाट जवाब पाकर उसे चुप होना पड़ता, और ये बिना किसी टकराहट के होता, जैसे बहुत ही साधारण और सरल सी हो ये बात। उसे आज बहुत सी पिछली घटनाएं याद आ रही थी। जैसे शादी के बाद एक दिन नीना ने जब सबको खाना परोस दिया उसके बेटे को छोड़कर, क्योंकि वह सबको गरम गरम रोटी खिला रही थी। संतो एकदम से बोल पड़ी, अरे बहू, परखर को दो ना पहले, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा था कि घर में औरतों को मर्दों से पहले खाना देना। नीना ने रोटी सेकते हुए कहा, अम्मा हम दोनों बाद में लेंगे, और प्रखर की चुप्पी ने उस पर मोहर लगा दी। बाद में बातों बातों में जब संतों ने जताना चाहा कि इस घर का ऐसा रिवाज नहीं रहा, तो नीना ने साफ शब्दों में कहा, अम्मा अगर आप खुद को इज्जत नहीं दोगी तो और कौन देगा। ऐसे रिवाज ये औरतें क्यों बनाती हैं और मानती हैं जो इन्हीं का आत्मसम्मान ना बनाए रखें। उसे याद आया, दोनों बेटियां कांता और शांता छोटी छोटी चीज़ें भी, जैसे चप्पल, कपड़े और दूसरी चीज़ें, सब यहाँ आकर मायके से लेकर जाती हैं, और नीना ने आते ही सब यहीं से लेना शुरू कर दिया। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह अपने पियर से कुछ नहीं लाती थी, मगर ससुराल से भी ज़रूरत की चीज़ें धड़ल्ले से मंगवा लेती थी। एक दिन शांता से रहा नहीं गया और बोल उठी, मेरी सास भाभी अभी तक भी चप्पल जूती मेरे ससुराल से ना लेने देती। वो कहती हैं ये सब पियर का हुआ है। नीना तुरंत बोल उठी, तो आप तो दीदी बंधुआ मजदूरों से भी बदतर हुई ना। सारा दिन उस परिवार के लिए काम करके छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं करवा पाती। शुरू शुरू की टकराहट के बहुत से किस्से और संतों के दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन जीत नीना की ही होती। ऐसा नहीं था कि नीना उसकी बेटियों के खिलाफ थी। कई बार संतों को लगा कि वह उन्हें उससे भी ज़्यादा मान देती है। जैसे जब बड़ी बेटी कांता रिया के होने में आई हुई थी, तो एक दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और प्रखर ने घर में घुसते ही चाय की मांग कर डाली। कांता कराती हुई उठने ही लगी थी कि नीना बोल उठी, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, अपनी और हम सब की चाय बना लो। और प्रखर ने आज्ञाकारी पति की तरह सबको चाय दी और अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चला गया। संतों ने अपने बेटे को कभी ऐसा नहीं पाला था। उसे याद है कांता और शांता कितनी भी बीमार रही हों, पर भाई के आने पर तुरंत आओ भगत में लग जाती, और एक बार ऐसा ना करने पर संतो लगभग चिल्ला पड़ी थी शांता पर, मर तो नहीं जाएगी एक बार उठकर खाना देने में भाई को। बचपन से ही उन्होंने सीख लिया था भाई घर में खास है और उन्हें हर हाल में उसके लिए काम करना है। सच कहूँ तो मेरी प्रतिक्रिया मिली जुली थी। मैं खुश थी कि मेरी बेटियों को अब मेरे ज़माने से भी ज़्यादा मान मिल रहा है। हाँ, लाडले बेटे को चौका चूल्हे में घुसते देख थोड़ा अटपटा भी लगता था। परखर ने शादी से पहले कहा भी था, माँ कॉलेज में जो लड़की मुझे पसंद है वह मुझे अपने बराबर समझेगी, पति परमेश्वर नहीं।
खुले विचारों वाले परिवार से है। सिर्फ 2 बहनें ही हैं। और संतो तपाक से बोल पड़ी थी, अरे उनका वंश कौन चलाएगा? और वह हंसा था, वह तेरा वंश चलाएगी, बस तुझे और क्या चाहिए। बाद में जब संतो ने इस घटना का जिक्र नीना के सामने किया तो उसका भी ऐसा ही जवाब आया था। उसने कहा, अम्मा, हम दोनों के संयोग से संतानें होंगी तो हम दोनों का ही वंश चलाना, परखर का अकेले क्यों? संतों के लिए सचमुच यह दूसरी दुनिया की बातें थी। आज जाने नींद कोसों दूर थी। कुछ तो सारा दिन चारपाई में पड़े पड़े शरीर दुखता है और शायद कुछ दवाइयों का असर भी, लेकिन दिमाग तरोताजा। अब भी जीवन का हर वाक्य याद है। 16 साल की थी जब संतों की शादी हुई। परखर के पिताजी फौज में थे। परिवार में ज़्यादा खिचखिच कभी नहीं रही। संतों की सास कभी घरेलू मामलों में ज़्यादा दखल नहीं देती थी। संतों की तरह कोने में बैठी बस सब देखती रहती थी। फौज में संतों पति के साथ कभी नहीं गई। साल में 2-3 बार परखर के पिताजी का चक्कर लग जाता था। संतों का दुर्भाग्य जब शुरू हुआ जब कांता के बाद शांता आई। सच कहूँ तो शांता का आना संतों को बहुत अखरा था। आसपास में भी सब उसे बेचारी का एहसास कराने लगे थे। आमतौर पर गांव में भी 2 ही बच्चों का रिवाज था, बेटे के चक्कर में 3 बस। बेटे के चक्कर में संतों की स्थिति ऐसी जैसे एक ही बार इम्तिहान होना हो और आपका जीवन उसमें ही दांव पर लगा हो। कांता के पिताजी हर बार कहते, सुनो, शहर में ज़माना बदल रहा है, अब पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना बड़ी बात है, ना कि लड़का या लड़की होना। जानती हो, हमारी बॉस एक लड़की है और मुझ जैसे सैकड़ों फौजी उसके हुक्म की तालीम करते हैं। पर संतों को तो जैसे जुनून सवार था, जिसे उसका चारों ओर का माहौल फलीभूत कर रहा था। उसे याद है, पड़ोस की शादी में जब संतों ने बूढ़ी ताई के पैर दबाए, आशीर्वाद में उसने बेटा होने का आशीर्वाद दिया और मानो जैसे उसे मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। संतों पर कहावतें जैसे बेटा ही बुढ़ापे का सहारा, बेटियां पराया धन, बेटों की माँ के ही वर्त आदि उसके बेटा होने की इच्छा को और पक्का कर देते। बेटा पाने का सफ़र उसका आसान ना था। संतों को याद आ रहा था वो द्वंद्व जब उसने तीसरे बच्चे के समय पड़ोस की जेठानी के साथ जाकर जांच कराई और तीसरी भी बेटी पाया। बहुत कठोर दवन झेला था उसने। एक तरफ सारा समाज प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बेटा होने के लिए दबाव डाल रहा था, जैसे बेटियों को एक पाली तो चाहिए, और दूसरी तरफ ममता, पाप होना और जाने क्या क्या उसके मन में घूम रहा था। उसे याद है, उसी द्वंद्व के बीच सपने में जैसे एक छोटी सी कन्या जो कांता और शांता की तरह ही नन्हे नन्हे हाथों को छूकर कह रही हो, आख्या के माँ पानी आ रहा, क्यों रोवण न हो रही माँ, लाख टके की इस जिंदगी ने क्यों खोवण न हो रही माँ। संतों को लगा कि दिन में कुछ समाज सुधारक ऐसे से गीत गाते रहते हैं, वही दिमाग में आ गया होगा। वे क्या जाने इस वेदना को। संतों ने बेटी को गिराने का फैसला कर लिया और चिट्ठी से कांता के पिता को भी सूचित कर दिया। उसे याद है, बहुत बीमार रही थी वो, शायद मानसिक और शारीरिक रूप दोनों से। बहुत मुश्किल समय था वह, और उसके कारण वह कांता और शांता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख पा रही थी। कुछ समय बाद बेटे की खुशखबरी का पता चला। हालांकि उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा था। महीने में कई बार डॉक्टर के जाना पड़ता और काम का भार दोनों बहनों पर बढ़ता गया। दोनों बहनें पढ़ाई में पिछड़ने लगी और संतों और भाई का ध्यान रखना ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। बहनें आदेशानुसार अपने भाई का पूरा ध्यान रखती और कॉलेज पढ़ने सिर्फ प्रखर को ही भेजा गया। धीरे धीरे बहन भाई में विचारों की खाई भी बढ़ती गई और आज एक औपचारिक सा ही रिश्ता बनकर रह गया। दोनों बहनों की जल्दी जल्दी शादी कर दी गई और संतों की तरह ही सामाजिक बंधनों में जकड़ी हुई बिना ज़्यादा विचार किए उन्हें निभाते हुए जी रही हैं। लेकिन आज संतों को सब दोष खुद में नजर आ रहे थे। अनायास ही वह अपनी नीना की माँ से तुलना करने लगी। हिसाब लगाओ तो उससे 3-4 साल बड़ी, परंतु बहुत छोटी दिखती है, तन और मन से खिली खिली।
सिर्फ 2 बेटी होने का मलाल कहीं दूर दूर तक नहीं। दोनों दामादों के बराबर कमा रही हैं और बराबर हक रखती हैं। बेटियां ना किसी के साथ गलत बर्ताव करती और ना किसी का गलत बर्ताव सहती हैं। कुछ ही दिन पहले की बात है, नीना को जैसे ही संदेश मिला कि उसके पिताजी बीमार हैं, तुरंत अपने घर चली गई और दोनों बहनों ने ऐसे संभाला अपने पिताजी को कि ऐसी बेटियां पाकर कौन ना निहाल हो जाए। मगर मेरी बेटियां ऐसी नहीं हैं, ना कभी उन्हें बाहर की दुनिया दिखाई, आज भी छोटी छोटी बात पर दूसरों का मुंह तकती हैं। वह आज भी समाज के अच्छे बुरे सब दबाव झेलती हैं और उसकी कसूरवार वह खुद को मान रही थी। और जाने कब तक यह मंथन चलता रहा और नींद आ गई। एक बार फिर सुबह भागम भाग के साथ सारा घर खाली हो गया। बहू बेटा नौकरी पर और पोती स्कूल चली गई थी। फिर पहाड़ से 4-5 घंटे अकेले काटने थे और फिर से विचारों का जंजाल उसे याद आने लगा। जब संतों ने आशीर्वाद में एक दिन रिया को दुलार करते हुए कहा था, अगली बार मुझे तो बस अपनी पोती के लिए एक पाली ही चाहिए, और नीना तपाक से बोल पड़ी थी, अम्मा रिया कोई भेड़ बकरी थोड़े ही है जो उसे पाली चाहिए। और वो ये सुनकर चुप्पी साधे हुए दंग सी रह गई थी। ये सब घटनाएं उसे ऐसे लग रही थी जैसे उसको नज़र का चश्मा हो और उसने जीवन धुंधलके में ही काट दिया हो। मगर आज सही चश्मा पहनने से दुनियादारी साफ नज़र आ रही थी। इन सब के बीच उसके विचार एक क्रियात्मक मोड़ लेने लगे और अपना जीवन तौलने लगी आज के हिसाब से। कांता के 2 बेटे हैं और शांता के 1 बेटा और 1 बेटी। दोनों के गांव के पास पढ़ाने की ज़्यादा सुविधा नहीं है और ना ही माहौल। संतों में नया जीवन हिलोरे ले रहा था। मैं अपने देवता देवतियों को पढ़ाऊंगी, अपनी बेटियों को बहू के नक्शे कदम पर चलने की सलाह दूंगी। उसे समझ आने लगा था कि पुरानी कहावतें, पुराने रीति रिवाज आज के हिसाब से भी सही हों, ऐसा ज़रूरी नहीं। हमें सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। इस बार जब संतो गांव वापस गई तो फौजी हैरान था कि ना बहू की निंदा पुराण और ना ही शहर की बुराइयाँ, बल्कि कुछ और ही बातें हो रही थी। सुनो जी, संतो कह रही थी, क्यों ना अपनी बेटियों के बच्चों को अपने पास बुला लें। वे खेती बाड़ी में होने के कारण उनकी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगी और आपको भी अपना ज्ञान बांटने को मिलेगा। बेटियों को भी सारा हो जाएगा, उन्हें तो कुछ दे नहीं पाए, उनके बेटे बेटियों को ही सही। संतो मानो अपने जीवन की ढलती शाम पश्चाताप कर रही हूँ और बहू का दिया ज्ञान फलीभूत करना चाहती हूँ। आप हमें बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। सीरीज उसकी कहानी के हर केस स्टडी से हमें और क्या सीख मिलती है, प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में कुछ पॉइंट्स जोड़िए। अगर आप अपने कमेंट्स सेक्शन में नहीं देना चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल लिंक पर क्लिक करके गूगल फॉर्म में अपने विचार शेयर कर सकते हैं। आपके विचार पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल या गोपनीय रखे जाएंगे। इस कड़ी में अगर आप भी कोई केस स्टडी जोड़ना चाहें जो एक संदेश देती हो तो मोबाइल नंबर 9205771808 पर संपर्क करें। अगर आप चाहेंगे तो आपकी चुनी गई कहानी या केस स्टडी आपके नाम के साथ पोस्ट की जा सकती है या बेनाम, जैसी आपकी मर्जी। दूसरा पॉइंट, जैसा कि आप जानते हैं मैं एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस विषय को पिछले 20 सालों से पढ़ाती रही हूँ और रिसर्च करती रही हूँ। मैं कहती हूँ कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा भी है और कढ़ा भी है या एक्सपीरियंस भी किया है। मेरी खासियत ये भी है कि मैं हरियाणा के एक गांव से होने के कारण गांव के छोटे शहरों के समाज से खूब वाकिफ़ हूँ, जो मेरी रिसर्च में भी झलकता है। आप कोई भी, विशेषकर बहन बेटियाँ, किसी मुद्दे पर सलाह लेना चाहती हैं, बातचीत करना चाहती हैं तो दिए गए नंबर पर शाम 6 बजे से 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं।
अपनी लाइफ के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। ये बातचीत पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगी, कहीं रिकॉर्ड नहीं होगी, बस ये फ़ोन पर बातचीत मेरे और आपके बीच में होगी। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा? मुझे ऐसे लगता है कि कई बार हम किसी समस्या में कुएं के मेंढक की तरह सोचते हैं। जब कोई दूसरा हमें समझाता है तब हमारी आंखें खुलती हैं। मेरा ज़्यादा फोकस खुद को बदलने पर रहता है, दूसरों को बदलने पर नहीं। दूसरा, सकारात्मक अप्रोच अपनाने का। याद रहे, मैं एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं। और इसमें मेरा क्या फ़ायदा? मैं जानूंगी कि समाज में क्या मनोवैज्ञानिक मुद्दे लोगों की खुशहाली में बाधा हैं, इनसे कैसे निपटा जा सकता है, ताकि मैं भविष्य में लोगों के व्यवहार को और गहराई से समझ पाऊँ। दोनों तरफ फ़ायदा ही फ़ायदा। प्लीज़ हमारे चैनल मंथन ज्ञान और विज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। ये जो वाक्य है वो मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी को समझने के लिए काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। किसी व्यक्ति या घटना से इसका मेल खाना संयोग होगा।